हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार होंगे, जानदार होंगे, झकास होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि आज का वीडियो होने वाला है हमारे आर्टिकल नंबर 21 के ऊपर, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के ऊपर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो आर्टिकल है ना दोस्तों, इसकी वैल्यू आई थिंक सबसे ज़्यादा है हमारे पूरे संविधान के अंदर। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 क्या है और इसके अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से ये हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपके जीवन और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है हमारा अनुच्छेद नंबर 21। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था भारतीयों के साथ कि हमारे संविधान के अंदर अगर सर्वोच्चता किसी चीज़ को दी गई तो वो थी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी समानता। आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे संविधान के अंदर अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा वज़न दिया जाता है या किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो वो है आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 14 या फिर 19 के लीजिए, 19, आर्टिकल नंबर 19। तो दोस्तों, इसका एक ही रीज़न है कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज के अंदर जिस तरीके से भारतीयों के ऊपर या भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो अंग्रेज नहीं था, जिस तरीके से प्रताड़ना दी गई है, जिस तरीके का बर्ताव हमारे साथ किया गया था, जिस तरीके का जीवन हम को जीना पड़ता था, हमारी महिलाएं जो थी उनको उनकी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उनकी हालत। आप जा कर के चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी हमारे भारतीय नागरिकों की ब्रिटिश राज के अंदर कि भारत में पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति को बस ये लगता था कि उसे बस गुलामी ही करनी है, बड़े होना है, गुलामी करनी है। बंधुआ मजदूरी होती थी, बच्चों से जो है काम करवाया जाता था, उनके कोड़े मारे जाते थे और उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था ब्रिटिश अफसरों के द्वारा। ठीक है, वेतन नहीं मिलता था, खाने को नमक नहीं मिलता था, खाने के ऊपर टैक्स लगता था, वोट का अधिकार नहीं था। एक व्यक्ति के जीवन की जितनी भी बेसिक राइट्स होते हैं ना, बेसिक नीड्स होती हैं, उनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं था जो भारतीय नागरिक था उसके पास। बिल्कुल, जो भारत के ऐसे उच्च वर्ग वाले व्यक्ति थे, जो जिनको हम कहते हैं रिच, या फिर जिन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन ज़्यादा ले ली थी, जो बाहर रह कर के आए थे, या फिर जिनका संबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था, ऐसे लोग ज़रूर अपना जीवन जो है वो वैल्यू के साथ में जीते थे। उनके जीवन की कुछ रिस्पेक्ट थी। लेकिन जो भारत का एक आम नागरिक था ना दोस्तों, एक गरीब नागरिक, उसका काम केवल गुलामी करना था। उसके जीवन का कोई मतलब नहीं था। एक गधा जो होता है, जिस तरह से वजन उठाता है, वही काम जो है एक भारतीय नागरिक को करना पड़ता था ब्रिटिश के लिए। तो दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी चीज़ को देखा, उन्होंने फील किया, उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद ने ये सब देखा है अपनी आँखों से, और जितने भी लीडर्स थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अन्य जितने भी लीडर्स थे, वो सब इस चीज़ के प्रत्यक्ष गवाह थे कि किस तरीके से एक भारतीय नागरिक को इतना बुरा जीवन जीना पड़ा, उसके जीवन की कोई वैल्यू नहीं थी। तो सबसे पहला काम जो था हमारे संविधान निर्माताओं का, वो ये था कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाया जाए। इस चीज़ को, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में अनुच्छेदों को बनाया गया है। और इसी कारण से दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 जो है वो सर्वोच्च माने जाते हैं। आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21 और 20 भी, ये आर्टिकल जो है दोस्तों, ये किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को एक गरिमापूर्ण आधार देते हैं और उसके जीवन को मूल्यवान बनाते हैं।
इसीलिए दोस्तों इस आर्टिकल की इतनी वैल्यू है, क्योंकि ये आर्टिकल आपको आपके जीवन का अधिकार, आपको आपके जीवन को अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार देता है, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, मैंने आपको कोशिश करी बताने की क्यों ये अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है और आखिर क्या ज़रूरत थी इस अनुच्छेद को इतना वैल्यू देने की। तो दोस्तों यहाँ लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके उसके जीवन का और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उससे नहीं छीना जाएगा। अब दोस्तों कहने को तो ये आर्टिकल 3 लाइन में ख़त्म हो गया, लेकिन हम बात करेंगे पूरे विस्तार के साथ। यहाँ पर पे लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के जो जीवन है या फिर उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको कोई नहीं छीन सकता, केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत। अगर किसी कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो फिर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा हो सकता है कि उसका जीवन उससे छीना जाए। जैसे आप देखते हैं कोई क्राइम कर दिया किसी ने, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये आप जानते हैं। तो यही मतलब है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसको छोड़ करके केवल अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन ना करे और वो फिर कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में, वो अपने हिसाब से जीवन जी सकता है, उसको पूरा अधिकार है अपना जीवन जीने का, उससे कोई भी उसका जीवन और उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य ये है आपको बताना कि किसी तरीके से आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ जो लाइफ, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना लाइफ, यानी कि जीवन और पर्सनल लिबर्टी, दोस्तों ये दो चीज़ें जो है इनका बहुत बड़ा मतलब है। ये मत समझिए बस व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मतलब हाँ ठीक है फ्रीडम, क्या होता है यहाँ पर पे इसका क्या मतलब है, इसके अंदर आपके बहुत सारे अधिकार कवर होते हैं। आपके जो लाइफ यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन आपको आपके जीवन से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो यहाँ जीवन का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, भाई आप सांस ले रहे हो कि भाई आपको कोई सांस लेने से नहीं रोक सकता, केवल इतना सा मतलब नहीं है इसका। आपके जीवन के अंदर वो सभी आपके बेसिक राइट्स आते हैं, वो सभी बेसिक नीड्स आती हैं जो आपके जीवन को गरिमापूर्ण बनाती है, आपके जीवन को वैल्यू प्रदान करती है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ से हमारा क्या तात्पर्य है वो समझते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ये सभी अधिकार जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट टू लाइफ का मतलब मात्र इतना नहीं होता कि आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको जिंदा रहने का अधिकार है नहीं दोस्तों, इसका अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, व्यापक होता है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज राइट टू लाइफ। पहला अधिकार है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि दोस्तों आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमापूर्ण जीवन कैसा होता है। अब इसको समझने के लिए दोस्तों अपन कंपैरिजन करते हैं। मान लो एक कंट्री है ए जहाँ पर पे मोनार्की इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश्ड है। और इस कंट्री के जो लोग हैं उनको कोई सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त नहीं है। गवर्नमेंट जो है वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, फोर्स लेबर करवा रही है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, उनसे बंधवा मजदूरी करवाना। और वहाँ का जो डिक्टेटर है वो वहाँ की प्रजा का पूरी तरह से लाभ उठा रहा है खुद का फ़ायदा करने के लिए। ठीक है, ना तो वहाँ पर पे किसी व्यक्ति को शिक्षा की सुविधा प्राप्त है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर नहीं है, और वहाँ पर पे इवन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। किसी प्रकार की कोई आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं है, और एक इंसान की, एक नागरिक की कोई वैल्यू नहीं है, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसा जीवन जो है दोस्तों, ये जीवन एक जानवर के जीवन से कम नहीं है। तो ये हालत है एक कंट्री है, जिसका कंट्री ए के अंदर। अब आइए दूसरी कंट्री के पास। ये कंट्री जो है कंट्री नंबर बी, इस कंट्री के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है,
और यहाँ की जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो अ, लोगों के प्रति उत्तरदायी है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। यहाँ यहाँ जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है रहने के लिए, उनको व्यवसाय उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और हर व्यक्ति के जीवन की एक वैल्यू है, एक रिस्पेक्ट है। यहाँ का हर नागरिक जो है वो गर्व से जीता है। अब दोस्तों आप बताइए मुझे, आपको कैसा जीवन चाहिए, कंट्री ए वाला या कंट्री बी वाला? आप बोलेंगे बिल्कुल कंट्री बी वाला। और कंट्री बी को आप समझ सकते हैं हमारा देश भारत। हमारा देश भी जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के लोगों को वो सभी आधारभूत आवश्यकताएं प्राप्त है। तो दोस्तों ये जो जीवन था जो कंट्री बी के लोग जी रहे थे, ऐसे जीवन को बोलते हैं एक गरिमापूर्ण जीवन, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, जहाँ पर पे आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी जो है ये आपके राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है। राइट टू फूड यानी कि आपको भोजन करने का अधिकार है। ठीक है। आपको भूख लग रही है, आप कुछ भी खा सकते हैं, बाजार में जाकर के कुछ भी खरीद सकते हैं। तो राइट टू फूड मतलब फूड को एक्सेस करने का अधिकार। राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि शुद्ध पानी पीने का अधिकार। ठीक है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर यानी कि आपके पास ये अधिकार है कि आपको अच्छे से अच्छी हेल्थ एंड मेडिकल केयर मिले। ठीक है। अब दोस्तों ये जो अधिकार हम पढ़ रहे हैं ना, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी अधिकार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? अधिकार मतलब क्या? अधिकार मतलब कि आपके पास एक्सेस है कि आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास ये अवेलेबिलिटी है कि मुझे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों ये सभी जो अधिकार हैं, सभी राइट्स जो हैं, इनकी संतुष्टि करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और लोगों की सभी आधारभूत आवश्यकताएं, उनके अधिकारों की संतुष्टि करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है। अब इसीलिए तो सरकार बनाई जाती है। सरकार का काम क्या होता है? कि वो प्रशासन करे, लोगों के सभी लोगों का और देश का डेवलपमेंट करे। तो दोस्तों ये सभी जो अधिकार है ना, ये सभी अधिकार जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए पूरा करे। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर कि गवर्नमेंट आपके लिए अच्छे हेल्थ और मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराए। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार आपको प्राप्त है। राइट टू शेल्टर यानी कि एक छत के नीचे रहने का अधिकार। ठीक है, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू लिवलीहुड यानी कि एम्प्लॉयमेंट पाने का अधिकार है। ठीक है, लिवलीहुड मतलब क्या होता है? रोजी रोटी, एम्प्लॉयमेंट। राइट टू प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता का अधिकार, यानी कि दोस्तों आपको अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो प्राइवेट इश्यूज़ हैं, प्राइवेट फैमिली इश्यूज़ हैं, वो आप प्राइवेट रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि भाई आप अपने पर्सनल बातें बताएं। इसको बोलते हैं गोपनीयता का अधिकार। आपकी एक अपनी प्राइवेसी है, आपकी अपनी एक लाइफ है जो आप किसी के साथ शेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कल को आकर के घुस जाए आपके घर में और आपसे बोले कि ना भाई बता, सब बता अपनी फैमिली के बारे में बता, अपनी पर्सनल चीज़ें बता, तो ऐसा ये जो है कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपको अलाउ करता है इस तरीके से अपने जीवन को गोपनीय बनाने में और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट और पर्सनल मेंटेन करने में। तो ये हो गया राइट टू प्राइवेसी। तो दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे अधिकार है, इसके अंदर सोने तक का अधिकार आपको प्राप्त है। वो सभी अधिकार दोस्तों जो आपके जीवन में, मतलब आप अपने जीवन में जो भी गतिविधियां कर सकते हैं ना, सब कुछ इस राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार ने, जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की सरकार ने इन आधारभूत आवश्यकताओं में से कितने अधिकारों की संतुष्टि की है लोगों के लिए। यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है स्टेट की, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों के लिए
इन फैसिलिटीज़ में से, इन अधिकारों में से कितने अधिकारों को पूरा किया है अच्छे से? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपकी सरकार ने, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया है, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, क्या हर एक नागरिक को अच्छी मेडिकल एंड केयर फैसिलिटीज़ मिलती है? ये क्वेश्चन आपको अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। क्लीन इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट तो सब जानते हैं कितना क्लीन है हमारा इन्वायरमेंट। देश की जो टॉप टियर 1 सिटीज़ हैं उनके अंदर आप चले जाइए तो वहाँ पर तो इस अधिकार की वाट लगा कर रखी हुई है। कंप्लीट वायोलेशन भैया। दिल्ली में जाकर के देखिए आपको कितना क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा। तो फिर उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन कि सरकार ने कितना काम किया है वहाँ के नागरिकों को एजुकेट करने में, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ कितनी बनाई है। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, और इसके अलावा बहुत सारे राइट हैं दोस्तों। तो ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो आपके लिए ऐसे मौके बनाएं और आपके लिए ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो उपलब्ध कराएं, ताकि हर व्यक्ति जो है अपने अधिकारों को एक्सेस कर सके, अपने अधिकारों का फ़ायदा उठा सके। भाई अधिकार तो आपको मिल गए, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन ये रियलिटी में कब आएगा? जब सरकार आपके लिए ऐसा माहौल बनाएगी और ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि आप इन राइट्स का इस्तेमाल कर सकें और अपने लाइफ को एक डिग्निफाइड लाइफ बना सकें। तो दोस्तों ये तो कहानी थी राइट टू लाइफ की। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल लिबर्टी जो शब्द है उसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 19 के अंदर मौजूद वो सभी 6 फ्रीडम्स आती हैं, जिनके अंदर शामिल है सबसे पहले बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और सेकंड था राइट टू असेंबल कि आपको एक जगह एकत्रित होने का अधिकार है, और तीसरा था राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि आपको समूह बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। उसके अलावा दोस्तों पूरे भारत देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार है, और उसके अलावा पांचवा था कि आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी अपना मकान बना सकते हैं, कहीं भी आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं, निवास बना सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और छठा था कि आप भारत के अंदर रह करके कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, अपना मनपसंद व्यवसाय आप कर सकते हैं। तो ये 6 की 6 स्वतंत्रताएं जो है पर्सनल लिबर्टी के अंदर शामिल है। अब आप दोस्तों अनुमान लगाइए कि इस आर्टिकल के अंदर कितना सब कुछ ऐड किया हुआ है, और इस आर्टिकल को अगर आप हटा दें संविधान से तो आपका जीवन मात्र जीवन रह जाएगा, आपकी सांस चलेगी लेकिन आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ब्रिटिश राज था तो कैसा होता था। तो दोस्तों यही सब था इस आर्टिकल के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से सब समझा दिया है। मैंने कोशिश करी शुरुआत में कि मैं आपको इसका हिस्ट्री बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस आर्टिकल की, क्या फ़ायदा है हमें इस आर्टिकल से, और क्या हालात थे पहले और अब क्या हालात हैं। और अगर इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है एक भारत के नागरिक के जीवन में। हालांकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर लगता है, यानी कि भारत में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पर। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब दोस्तों ये है कि अगर भारत में कोई फॉरेन सिटीजन भी है, बाहर से आया हुआ आदमी भी है, तो उस व्यक्ति को भी ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल में तो लिखा हुआ है एनी पर्सन, फर्स्ट जो लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति कोई भी हो सकता है, भारत का नागरिक भी हो सकता है, फिर बाहर से आया किसी और कंट्री का नागरिक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी बात इस आर्टिकल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और प्रोग्रेस करते रहिए।